अच्छा, याद आ गया मुझे भी। तो स्प्रिंग में हमारा एक छोटा सा पॉइंट था जो अभी हमारा डिस्कस करने से रह गया था, है ना, 10-15 मिनट की बात थी। दैट इज स्प्रिंग फॉर्मेटिंग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग फॉर्मेटिंग। तो स्प्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी स्प्रिंग के अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है यूजिंग वेरिएबल या एक्सप्रेशन इन स्प्रिंग। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यूजर से 2 नंबर का इनपुट लेकर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम प्रिंट करा सकते हैं। इस प्रोग्राम को जब रन कराया गया, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 4, एंटर सेकंड नंबर, मैंने लिखा 5, रिजल्ट आ गया 20। अब आप इंटरफेस जो दिख रहा है उसको फोकस करिए। अगर जिस पर्सन ने ये प्रोग्राम बनाया वो अलग है, दैट मीन्स वो प्रोग्रामर है, और जो इस प्रोग्राम का आउटपुट देख रहा है वो एक एंड यूजर है। तो एंड यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम ने 2 नंबर मांगे थे और उसके बाद जो कुछ दिखाया है ये क्या है? नंबर छोटे हैं तो वो गैस कर सकता है कि माइट भी ये 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन अगर वो प्रोग्राम को ऐसे रन करा देता तो शायद वो गैस भी नहीं कर पाता कि ये प्रोग्राम क्या बता रहा है मुझे। तो गलती इसमें यूजर की नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है, गलती इसमें प्रोग्रामर की मानी जाएगी कि प्रोग्रामर ने सही तरह से आउटपुट दिखाया नहीं है। मेहनत तो पूरी करी है बट लास्ट टाइम पर मेहनत करने से बच गया वो। तो करना क्या चाहिए था? प्रोग्रामर को ऐसे करना चाहिए था, पहले वाले और दूसरे वाले किसी भी केस में। क्या? मल्टीप्लाई ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 20। इसी तरह से दोबारा प्रोग्राम चलता तो यही मैसेज आता, मल्टीप्लाई ऑफ। अब 4 की जगह पे पहला नंबर आ जाता और यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाता, और जो इनका रिजल्ट है वो इक्वल टू के बराबर में आता। तो ये वाला जो इंटरफेस है आउटपुट दिखाने का, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब सर ये कैसे दिखाया जाएगा? ये तो एक मैसेज लग रहा है मुझे, एक स्ट्रिंग लग रही है। तो कोशिश करते हैं। तो प्रोग्राम से हमने क्या करा, ये प्रिंट ना करा के पहले एक मैसेज बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसमें लिख दिया यही जो आप चाह रहे थे, मल्टीप्लाई ऑफ। अब हमें क्या पता वो 2 नंबर क्या होंगे? वो तो यूजर रन टाइम पर ही देगा। प्रोग्रामर तो प्रोग्राम पहले लिखेगा, यूजर बाद में आएगा। तो अब ये तो क्लियर है ना कि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो प्रोग्राम के ए वेरिएबल में आएगी। हमने कहा ये क्लियर है, तो फिर ए लिख देते हैं अभी के लिए। अब ये नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन लिख देते हैं मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई। ये एक मैसेज बन गया मेरा, और इस मैसेज को मैंने क्या करा, प्रिंट करा दिया। अब जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे मन में क्वेश्चन तो आ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रिंग है लेकिन इस स्ट्रिंग में इसको एक वेरिएबल माना जाए और इसकी जो भी वैल्यू आए यूजर से वो यहाँ पर पुट हो जाए। सेम ये भी एक वेरिएबल माना जाए और ये भी वेरिएबल माने जाए, और ये एस्ट्रिक जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है वो माना जाए। ठीक है, तो अब अपने आप से ये भी हम पूछ सकते हैं कि अगर हम इस ए को वेरिएबल मानना चाहते हैं और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कराना चाहते हैं, तो ऐसा यहाँ भी चाहते हैं हम? हमने कहा नहीं, यहाँ नहीं चाहते ऐसा। तो पाइथन इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ चाहते हो वेरिएबल माना जाए, यहाँ चाहते हो वेरिएबल ना माना जाए? उसके लिए
सब कुछ एक समान होगा, या तो हर जगह जहां भी ए और बी आएंगे वो वेरिएबल माने जाएंगे या कहीं नहीं माने जाएंगे। तो अब आउटपुट से पता चलेगा कि क्या पिक्चर है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो करेक्टर्स कंसीडर होते हैं, कभी भी वो वेरिएबल, कभी भी वो कोई एक्सप्रेशन कंसीडर आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो करेक्टर ही कंसीडर हमारे होंगे। लेकिन इस बार हमारी जो नीड है वो ये है कि नहीं सर, हम तो इसे वेरिएबल और इसको एक्सप्रेशन कंसीडर करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो इस काम को करने के कई तरीके पाइथन में होते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट वे। फर्स्ट वे है जैसे हम सी में या सी प्लस प्लस में किया करते थे, यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सी और सी प्लस प्लस वाला तरीका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट वे ब्रैकेट में लिख दिया, यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो अब क्या करते हैं सर इसमें? हमने कहा इसमें क्या करते हैं, जो भी आप अपनी स्ट्रिंग लिख रहे हैं उस स्ट्रिंग में जहां भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन चाहिए, पहले आपको यह सोचना होगा कि वो किस टाइप का है। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। हमने कहा यहाँ पर एक वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमें पता है इंटीजर है। तो किसी भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू जब फॉर्मेट किया जाता है तो जिस वैल्यू को आप स्ट्रिंग में लाना चाहते हैं उसके स्पेसिफायर आपको याद करने होंगे। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी क्या करता है? किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोट है तो परसेंटेज एफ। फ्लोट अगर किसी भी स्ट्रिंग में आप लाना चाहते हैं तो जिस जगह लाना चाहते हैं वहां पर आप परसेंटेज एफ लिखते हैं। अगर कोई बूलियन वैल्यू लाना चाहते हैं परसेंटेज बी लिखते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू ही लाना चाहते हैं तो परसेंटेज एस लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा याद हमें करना पड़ता है। सी में ऐसा ही होता है, वहां दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा। सी में एकमात्र तरीका यही है जैसा भी हम पाइथन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज डी एंड यहाँ क्या चाहिए? हमने कहा यहाँ भी एक वैल्यू चाहिए हमारे लिए, किस टाइप की? हमने कहा वो भी इंटीजर है, तो फिर से लिख दो परसेंटेज डी। यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर हमें किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट चाहिए, किस टाइप का आएगा बनकर वो? हमने कहा हम चाहते हैं वो फ्लोट आ जाए, मान लीजिए वो फ्लोट आ जाए, तो क्या लिखना? परसेंटेज। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं और एज इट इज लिखकर इस मैसेज को प्रिंट करा दूं तो क्या सब कुछ सही होगा? हमने कहा नहीं होगा, क्योंकि ये तो एज इट इज प्रिंट हो गए। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई इस वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम ए से रिप्लेस करना चाहते हैं और इस वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम बी से रिप्लेस करना चाहते हैं और इस वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम ए एस्ट्रिक बी के एक्सप्रेशन से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो कैसे बताएंगे, कहाँ बताएंगे? उसके लिए जो भी आपने अपनी स्ट्रिंग लिखी है उस स्ट्रिंग के सफिक्स में दो शब्द होंगे। एक शब्द आता है प्रोग्रामिंग में प्रीफिक्स और एक शब्द आता है प्रोग्रामिंग में सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, जैसे प्रीपेड, पहले रिचार्ज करो फिर यूज करो, है ना, प्री। तो वहीं से बना हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो अब अगर मैंने लिखा ABC और मैं आपसे कहूं ABC का कोई प्रीफिक्स है, दैट मीन्स शुरुआत में आप कुछ लिखना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग ABC है जिसके सफिक्स में मुझे कुछ करना है, दैट मीन्स लास्ट में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, तो अब जब हम किसी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं तो स्ट्रिंग में हमने पहले अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख लिए। अब उन फॉर्मेट स्पेसिफायर को रिप्लेस करने के लिए उस स्ट्रिंग के सफिक्स में, ये जो पूरी स्ट्रिंग चल रही है इस स्ट्रिंग के सफिक्स में यानी कि लास्ट में क्या लगाएंगे?
फिर से मॉडुलस सिंबल लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, जितने भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं उसी ऑर्डर में उनके रिप्लेसमेंट बताएंगे। तो सबसे पहले ये, तो ये किससे रिप्लेस होगा, हमने कहा ए से, कॉमा, फिर ये किससे रिप्लेस होगा, बी से, कॉमा, तीसरा वाला रिप्लेस होगा ए एस्ट्रिक। अब जब आप इस मैसेज को देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू ना आकर इनके रिप्लेसमेंट जो आपने बताए थे वो पुट होंगे, तब जाके हमारा आउटपुट देखेगा। मल्टीप्लाई ऑफ 4 and 5 इक्वल टू 20.00000। बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस तक वो आपका फ्रैक्शन दिखा रहा है। अगर सर मैं 6 प्लेस तक ना दिखाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर फ्लोट के साथ परसेंटेज ऐप जब मैं लिखता हूं तो परसेंटेज सिंबल के बाद डेसिमल पॉइंट मैं लगाऊंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा कितने डिजिट दशमलव के बाद आप आउटपुट में देखना चाहते हैं। हमने कहा 2, तो यहाँ 2 लिख दो। तो इसका मतलब है कि ये फ्लोट नंबर जब आउटपुट में आएगा तो अपने डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट तक ही दिखाएगा, है ना। देखो अगर मैं 1 लिख देता तो 1 ही आता, अगर मैं 10 लिख देता तो 6 तो है ही, और आगे 0 0 0 0 और लग जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पहला तरीका यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला। इस तरीके में सब कुछ आसान है, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये आ जाता है। बस एक ही चीज है जो थोड़ी सी हमें याद करनी पड़ेगी, वो ये कि डी होता है इंटीजर के लिए, एफ होता है फ्लोट के लिए, एस होता है स्ट्रिंग के लिए, बी होता है बूलियन के लिए। और सर क्या पाइथन में इतने ही टाइप होते हैं जितने अभी हमने डिस्कस करे हैं? अभी हमने पाइथन पढ़ी कितनी है, 25% पाइथन पढ़ी है बस अपनी पूरी। तो आगे जो 75% पाइथन बची हुई है, क्या उसमें और आगे के टाइप नहीं आएंगे? हमने बिल्कुल आएंगे। तो सर उन्हीं के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे, उनको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए एक दूसरे तरीके की तरफ हम मूव करते हैं। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका जो सी बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए सही लग सकता है, क्योंकि उनकी हैबिट यही है, सी में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है लेकिन चीजें सब ऐसे ही हैं। तो दूसरा तरीका आता है सेकंड वे, यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर्स। यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर्स। क्या होते हैं पोजिशनल पैरामीटर, देखते हैं समझते हैं। तो आप अपना मैसेज बनाइए, मल्टीप्लाई ऑफ। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको एक वैल्यू चाहिए। तो अब आप उस वैल्यू को करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करली ब्रेसेस में क्या लिखेंगे, एक पोजीशन लिखेंगे। वो पोजीशन जनरली हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हमने लिख दिया 0, मल्टीप्लाई ऑफ 0 एंड। अब क्या चाहिए, हमने कहा फिर से एक वैल्यू चाहिए, तो फिर से एक करली ब्रेसेस के अंदर पोजीशन बता दो, हमने कहा 1। तो ये जो आप ये बता रहे हैं ना करली ब्रेसेस के अंदर पोजीशन, इसी को हम पढ़ते हैं पोजीशनल पैरामीटर। तो इस बार हम स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज ना करके पोजीशनल पैरामीटर्स यूज करते हैं। इज इक्वल टू क्या चाहिए, फिर से एक वैल्यू चाहिए, तो फिर से एक पोजीशनल पैरामीटर बना दो। फायदा फायदा यह है कि अब ये पोजीशनल पैरामीटर इंटीजर को भी रिप्लेस कर सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है, स्ट्रिंग को भी कर सकता है। तो अब हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यू किस टाइप की आएगी, कोई सी भी आ सकती है, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग, आगे हम कुछ और नए टाइप पढ़ेंगे तो वो भी आ सकती है। तो चीजें पहले से बहुत आसान हो गई हमारे लिए अब, है ना। अब सर ये बताइए फिर से वही क्वेश्चन कि अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे लिखा रहने दें और फिर इसको प्रिंट कराएं, तो हमें तो लग रहा है एज इट इज प्रिंट हो जाना चाहिए। हमने कहा जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या करना है, तब तक हर कुछ जो स्ट्रिंग में लिखा जाता है वो करेक्ट करें।
लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर इनके रिप्लेसमेंट्स आए। तो इनके रिप्लेसमेंट, पोजिशनल पैरामीटर्स के रिप्लेसमेंट करने के लिए जो भी स्ट्रिंग हम लिखकर बैठे हैं उस पर डॉट लगाकर एक मेथड कॉल करते हैं, और उस मेथड का नाम वही है जो टॉपिक का नाम है, फॉर्मेट। फॉर्मेट मेथड कह रहा है कि मेरी सबसे पहली वैल्यू जीरो पोजिशनल पैरामीटर को रिप्लेस करेगी। तो आप जो सबसे पहले मुझे बताओगे वो इस स्ट्रिंग में जो मेरे पहले लिखी हुई है डॉट के, जहां भी जीरो पोजिशनल पैरामीटर होगा उसको रिप्लेस कर देगी। तो हमने कहा ए। उसके बाद फॉर्मेट में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इस स्ट्रिंग में जो पोजिशनल पैरामीटर 1 है उसको रिप्लेस कर देगा। हमने कहा बी कर दो फिर। तो ऐसे ही अब तीसरे वाले को हम क्या कर दें, ए एस्ट्रिक। तो इसका मतलब है कि ये जीरो पोजिशनल पैरामीटर को रिप्लेस करेगा, ये 1 को करेगा, ये 2 को करेगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमें आउटपुट तो सर सही आ गया, लेकिन आप थोड़ा आप सोचिए, अगर मैं इस प्रोग्राम में, देखो आउटपुट सही होगा गलत होगा उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करा दूं 4 और 5, अभी 5 इनपुट करूंगा, करा नहीं है मैंने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मैसेज जब यूजर को दिखेगा तो कैसा दिखेगा, यहां पर कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी, फर्स्ट वाली, क्योंकि ये जीरो वाला होता है, ये फर्स्ट वाला होता है, ये सेकंड वाला होता है। तो जो फर्स्ट पोजीशन का पैरामीटर है वो बी से रिप्लेस होगा, और यहां भी कौन आ जाएगा, यहां भी बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पोजीशनल पैरामीटर रिपीट हो सकते हैं। आप उस पोजीशन के पैरामीटर को जितनी बार यूज करेंगे हर बार वो अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। बतानी आपको एक ही बार है, लेकिन अब यहां पर कौन आ जाएगा, अब ये कहीं काम ही नहीं आया, लिखा रह गया बट काम नहीं आया। ठीक है। तो अब अगर मैं 4 और 5 लिखकर एंटर करूंगा तो इस वाले मैसेज को यूजर के सामने जब रखा जाएगा तो इसका डिस्प्ले होगा मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 5 इज इक्वल टू 4। अब सही गलत हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि पोजिशन पैरामीटर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 5 इक्वल टू। तो पोजिशनल पैरामीटर का एक दूसरा फायदा यह है कि वो रिपीट हो सकते हैं। मुझे एक ही वैल्यू को स्ट्रिंग में कई जगह यूज करना है, तो आप उस हर बार उस वैल्यू का पोजीशन पैरामीटर सेम रखें। जब भी वो हमारा फॉर्मेट के अंदर से रिप्लेस होगी तो जितनी जगह वो पैरामीटर का पोजीशन लिखा हुआ है हर जगह हमारी रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। अब पोजीशन पैरामीटर के बाद एक और तरीका है, थर्ड वे। आप इसको 1 2 3 ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट का रूल है कि ये 0 मानी जाएगी, ये 1 मानी जाएगी, ये 2 मानी जाएगी, फिर अगली 3, फिर अगली 4, ऐसे करें। आप यहाँ जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू करेंगे। अभी आपने जो मुझसे पूछा, मुझे एक चीज और याद आ गई कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया 1 2 3, तो क्या ये सही होगा, 1 2 3? आंसर इज नो। यहां पर कौन रिप्लेस होगा, बी। ये फिक्स है, 0 1 2, आगे के लिखोगे तो 3, फिर 4 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ आ गया, ये कोई गलती नहीं है, ये आ गया यहाँ पर। अगर कोई चीज कहीं रिप्लेस नहीं हो रही है तो एरर नहीं है, लेकिन सर थर्ड पोजीशन का रिप्लेसमेंट तो आपने बताया ही नहीं। आपने तो 0 का बताया, 1 का बताया, 2 का बताया, खत्म, आगे तो है ही नहीं। तो इस बार इसके लिए क्या आ जाएगी हमारी, एरर। ये पोजीशन पैरामीटर आप यूज नहीं कर सकते, ये तो एरर आ जाएगी हमारी। ठीक है। रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ 3।
ठीक है। अब मान लीजिए, इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया, अगर मैं पोजीशन पैरामीटर देना ही भूल गया, मैंने दिया ही नहीं, तो एरर नहीं आती, ऑटोमेटिकली 0 1 2 इसी सीक्वेंस में एक एक करके कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो अगर हम हर पोजीशन पैरामीटर को अलग अलग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देना चाह रहे थे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप तभी लिखेंगे जब आपको कोई पोजीशन पैरामीटर कई बार यूज करना है, तो आप खुद लिख सकते हैं। अदरवाइज अपने आप इसको 0 माना जाएगा, इसको 1 माना जाएगा और इसको 2 माना जाएगा। हाँ, आप जो लिखोगे उसके हिसाब से दिखाएगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको कुछ नहीं पता, वो तो कह रहा है जो आपने कह दिया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ B-A करो, B+A करो, जो करना चाहो वो करो। थर्ड, यूजिंग नेम पैरामीटर्स। तीसरा तरीका है, नेम्ड पैरामीटर का आप यूज कर सकते हैं। तो नेम्ड पैरामीटर क्या होता है, हमने कहा देखो, जहां भी आप करली ब्रेसेस में पोजीशन बता रहे थे, अब आप पोजीशन की जगह पर कोई नाम बता सकते हैं जो आपका मन करे। लाइक मैंने लिख दिया एक्स, यहाँ लिख दिया वाई, यहाँ लिख दिया जेड। तो ये नाम आपकी पसंद के हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, है ना। तो अब फॉर्मेट को इस बार आप पोजीशन से नहीं बताएंगे, फॉर्मेट को इस बार नाम लेकर बताएंगे कि एक्स नाम का जो पैरामीटर है उसको ए से रिप्लेस करना है, और वाई नाम का जो पैरामीटर है उसे बी से रिप्लेस करना है, जेड नाम के पैरामीटर को ए एस्ट्रिक बी से रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हम इनके ऑर्डर बदल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है नेम्ड पैरामीटर वाला। ये ज्यादा रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये 0, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ याद नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि भाई ये जो रिप्लेसमेंट है ये एक्स के लिए है, ये वाई नेम के लिए, और ये हमारा जेड के लिए, ठीक है। अब फोर्थ वे, अगर हम देखें, यूजिंग, अभी तक जितने भी तरीके हमने देखे यहाँ पर, वो सारे तरीके कहीं ना कहीं हमारे कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है ना। लेकिन जो चौथा तरीका है, जो पाइथन में 3.6 वर्जन से ऐड किया गया था, ये सबसे आसान तरीका है और रिकमेंडेड वे भी है। यूजिंग एफ स्ट्रिंग एडेड इन 3.6, उससे पहले ये था ही नहीं हमारा। ये तरीका बहुत आसान है। कैसे आसान, हमने कहा देखें, यहाँ लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई ऑफ। अब आप स्ट्रिंग में जहां भी कोई वैल्यू चाहते हैं उस वैल्यू को करली ब्रेसेस में डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू आपकी वेरिएबल में रखी हुई है, तो करली ब्रेसेस में कोई पोजीशन नहीं बतानी, कोई आर्बिट्रेरी नाम नहीं देना एक्स वाई जेड की तरह, एक्चुअल वेरिएबल का नाम ही आपको बताना है इस बार, ए। एंड फिर एक वैल्यू चाहिए जो वेरिएबल बी में रखी हुई है, तो करली ब्रेसेस में सीधा बी लिख दो, इक्वल टू। अब एक एक्सप्रेशन चाहिए तो करली ब्रेसेस में एक्सप्रेशन लिख दो,
लेकिन अभी हमने सीखा है स्ट्रिंग में जो भी लिखा जाता है वो करेक्टर है। इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा इंटरप्रेटर इस बार करली ब्रेस में जो लिखा हुआ है वो करेक्टर नहीं है, ना ही वो पोजीशन है, ना ही वो नेम पैरामीटर है, वो एक्चुअल वेरिएबल है। तो कैसे बताएंगे? स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में, स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में यूज करेंगे एफ। ऐसी स्ट्रिंग जिसकी शुरुआत एफ लेटर से होती है उसे एफ स्ट्रिंग कहा जाता है। एफ स्ट्रिंग में अगर हम कहीं भी कुछ करली ब्रेसेस में लिखते हैं तो वो एक वेरिएबल या एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, और उसके रिप्लेसमेंट बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो खुद ही वेरिएबल है। तो इसमें काम सबसे आसान रहा हमारे लिए। बाकी सारे तरीके में रिप्लेसमेंट बताने पड़ते हैं कि किसकी जगह पर कौन आएगा, इसमें कुछ नहीं बताना होता। ये सबसे आसान तरीका हमारा कंसीडर होता है। तो आगे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी एफ स्ट्रिंग की, बहुत पड़ेगी, जब भी आप यूजर को कुछ मैसेज दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा चांस है आप उसे फॉर्मेटेड करके दिखाएंगे ताकि यूजर फ्रेंडली मैनर में वो समझ पाए कि हम उसे क्या दिखाना चाहते हैं रिजल्ट अपने, ठीक है। तो हम इसी वाले तरीके का यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। एफ एक प्रीफिक्स है जो इंटरप्रेटर को इन्फॉर्म करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर करली ब्रेसेस को प्रोसेस करा जाए, और वो करली ब्रेसेस क्या माने जाएं, जो उसमें लिखा है उनको वेरिएबल माना जाए, अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो वो एक्सप्रेशन माने जाए, ठीक है। चलिए, तो आगे हम जब भी पाइथन में अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग में कभी वेरिएबल या एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हम इस वाले तरीके का यूज करेंगे। तो सर फिर बाकी के 3 तरीके पढ़ने की क्या कोई नीड रह जाती है? अब हमने कहा नीड रह जाती है इन केस आप जहां भी जॉब करने जा रहे हैं और आपको जिस प्रोजेक्ट पे काम मिला है वो एक नया प्रोजेक्ट नहीं था, आज से 10 साल पहले वो बनाया गया था। तो 10 साल पहले जब बनाया गया था तो उस समय 3.6 वर्जन होगा ही नहीं। आज से 10 साल पहले हो सकता है 3.1 वर्जन आता हो, 3.2 वर्जन आता हो। तो उस समय के जो प्रोग्रामर रहे होंगे उन्होंने अगर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लिखा होगा तो सर एफ स्ट्रिंग से तो नहीं लिखा होगा क्योंकि ये तो था ही नहीं उस समय। तो इससे पहले जो मैंने 3 तरीके पढ़ाए थे उन्हीं में से कोई एक तरीका यूज उन्होंने कर रखा होगा। तो अगर हमें बाकी 3 की नॉलेज है तो हम किसी पुराने कोड को आसानी से समझ पाएंगे। अगर हम उन तीनों को नहीं पढ़ेंगे तो अपना कोड जो नया लिख रहे हैं उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पुराना कोड किसी का लिखा मिल गया तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत हमारी आएगी, ठीक है। चलिए, अब हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। बोलिए। अगर हमें जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आप चाहते हैं फ्लोट में आए? चलिए, लेट मी चेक। सिंपल एक एक्स वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 5 कर दी, ठीक है। अब मैं इसे ऐसे प्रिंट करता हूं, लेट मी ट्राई, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, करली ब्रेसेस में मैंने एक्स लिख दिया और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगा दिया। तो अब ये एक्स एक करेक्टर माना जाएगा, करली ब्रेसेस में नहीं है, लेकिन ये एक्स एक वेरिएबल माना जाएगा क्योंकि करली ब्रेसेस के अंदर है। अगर मैं एफ हटा दूं तो दोनों सब कुछ करेक्टर है, कोई करली ब्रेस का मीनिंग तो अब रहा ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैं यूज करना चाहता हूं फ्लोटिंग एक्सप्रेशन, तो आई गेस यहां पर हम कॉलन के साथ बता सकते हैं डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेस पर आप जाना चाहते हैं। नॉट श्योर,
प्रिसिशन नॉट अलाउड इन इंटीजर फॉर्मेट, मतलब आपको यहाँ पर फ्लोट ही लिखना पड़ेगा, तभी आपका ये चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दूं x इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, तो आ रहा है। चलो, जो आप चाहते थे अभी तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर आपको जो परसेंटेज वाला सिंबल था या तो वही यूज करना होगा, या आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, राउंड। एक राउंड नाम का फंक्शन होता है पाइथन में, राउंड फंक्शन के थ्रू आप किसी भी नंबर को डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अपना करा सकते हैं। तो एक बार राउंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। प्रिंट एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें राउंड लगा दूं, देखते हैं क्या ये राउंड होता है। नहीं, ये भी फ्लोट को ही राउंड कर रहा है। तो राउंड से भी आपका जो नंबर है वो फ्लोट होगा तभी राउंड होगा, जैसे 5 पॉइंट ऐसे करके लिख दिया मैंने, तो अब ये चलेगा 2 प्लेसेस पर। अच्छा, लेकिन सर हमारा क्वेश्चन तो ये था इंटीजर को मुझे दिखाना है फ्लोट बनाकर। तो एक मैंने शायद आपको पढ़ाया था फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन में अगर मैं एक्स पास कर दूं तो ये इंटीजर क्या बना कर दिखा देगा। तो जो आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को फ्लोट फंक्शन के साथ लिख देंगे तो आपको फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम देखें तो हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला जो चैप्टर है ये हमने पूरा कंप्लीट अपना कर लिया है। जितने इसके इफ एंड बट थे ऑलमोस्ट जो हमें कवर करने चाहिए तो सारे हमने कवर कर लिए हैं। बाकी हर दिन एक नया केस आपके सामने आ सकता है, जरूरी नहीं है जितना मैंने पढ़ा दिया है इतना ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई नई चीज आपके सामने कभी आ जाए, लेकिन जो भी नया आएगा कॉन्सेप्ट यही होंगे, लॉजिक लगाकर आप उसे कर सकते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं, और क्यों पढ़ना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक उसको पहले डिस्कस करेंगे। अगर हमें लगेगा कि नहीं इसको पढ़ना चाहिए तभी पढ़ेंगे, और हमें लगता है कि नहीं सर इसके बिना भी काम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे, फिर उसके आगे वाले टॉपिक पर चले जाएंगे। क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं कि कोई भी एक, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, और जितने भी एम्प्लॉइज ये हमारे काम करते हैं इन सबकी सैलरीज हैं। ये सारे एम्प्लॉइज सैलरी लेते हैं, सीधी सी बात है, एम्प्लॉइज हैं तो सैलरी लेते होंगे, है ना। तो अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम क्या करेगा, इन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को मैनेज करेगा। उसके बाद ये बताएगा कि एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या चल रही है एम्प्लॉय के लिए, ये बताएगा मैक्सिमम सैलरी क्या है किसी भी एम्प्लॉय की, मिनिमम सैलरी क्या है किसी भी एम्प्लॉय की। कंपनी का जो ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहता है कि सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराया जाए। जिसकी ज्यादा सैलरी है पहले वो आनी चाहिए, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। तो ये सारे काम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है। फिर से रिपीट करते हैं क्या करना है। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, इनकी अपनी सैलरीज हैं। आपको एक प्रोग्राम में इन सबकी सैलरीज को मैनेज करना है, इस तरह से करना है कि आपसे पूछा जाए मिनिमम सैलरी क्या है तो आप बता पाए, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम सैलरी क्या है तो आप बता पाए, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है कंपनी का सैलरीज के ऊपर, तो सारी सैलरी को जोड़कर आप बता पाए। या आपसे ये पूछा जाए कि ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, या सारे सैलरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दो, तो आप करा पाए। तो अब शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम में इन एम्प्लॉय की सैलरी कैसे लेकर आएंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेटर सपोज S1 नाम से।
इसमें पहले एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर कर दी, लेट अस सपोज 6,000। अब ये पहले एम्प्लॉय की सैलरी हो गई। अब एक दूसरा एम्प्लॉय भी है, उसकी सैलरी है, और ये कर दी मैंने यहाँ पर S2। S2 जो सैलरी है ये हमारा मान लीजिए 4,000 है। फिर एक तीसरा बनाया वेरिएबल, और मान लीजिए इसकी सैलरी 10,000 है। तो इस तरह से कितने एम्प्लॉयज हैं, हमने कहा डायनेमिक है, फिक्स थोड़ी ना है, एम्प्लॉयज तो आते जाते रहते हैं कंपनी के अंदर। अभी के लिए आप 100 मान लो, एक समझने के लिए कि भाई 100 एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर है। तो अगर आप 100 एम्प्लॉयज मानकर चल रहे हैं, तो इमेजिन करते हैं मेरे प्रोग्राम में फिर कितने वेरिएबल हो गए होंगे, 100 वेरिएबल्स हो गए होंगे। हमने कहा क्योंकि एक वेरिएबल में एक एम्प्लॉय की सैलरी आ सकती है, जैसे ही उसमें दूसरी सैलरी आएगी पहली चली जाएगी। अभी तक जो वेरिएबल हैं वो यही तो है, एक बार में एक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अगर आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी है तो 100 अलग अलग वेरिएबल आपको चाहिए होंगे, 100 बैरल बनाने पड़ेंगे। हमने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। अगर आप जो कंपनी है आपकी वो एमएनसी है, तो उसमें 100 नहीं कई हजार एम्प्लॉयज होंगे, तो क्या कई हजार वेरिएबल, अभी तक जितना हमने पाइथन को समझा है पढ़ा है उसके हिसाब से तो करना पड़ेगा इतना। तो हमने चलो भी 100 वेरिएबल पर आ गए और बना लिए। अब क्या करोगे, हमने कहा अगला काम पहले ये करो, मिनिमम सैलरी निकालो। मिनिमम सैलरी कैसे निकालोगे, मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टिंग, ये जब करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। भाई कैसे पता चला कौन हार गया कौन जीत गया, जिसके ज्यादा थे वो जीत गया, जिसके कम थे वो हार गया, ये तो होता है ना। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो अच्छा, दो को कंपेयर करना, इन दोनों में किसकी बढ़ी है ये पता करना है। हमने कहा ये हम कर देंगे, इफ S1 इज ग्रेटर देन S2। अगर ये ट्रू आ गया तो S1 की सैलरी बढ़ी है किससे, S2 से। क्या इसका मतलब ये मान लें कि S1 की सैलरी सबसे बड़ी, हमने कहा नहीं, सिर्फ S2 से कंपेयर करा भी तो हमने। अब क्या करोगे, हमने कहा S3 से भी करेंगे, फिर S4 से भी करेंगे। याद करो इफ एल्स का असाइनमेंट का एक प्रोग्राम था, तीन में से कौन बड़ा है, कितने फेल्स लगा लिए थे आपने, तीन के लिए। अभी तो आप 100 कह रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं 1000 भी हो सकते हैं। तो कितने फेल्स लगाएंगे, सिर्फ ये पता करने के लिए कौन बड़ा है, और फिर उतने ही फेल्स लगाओगे ये पता करने के लिए कौन छोटा है। तो सर ये तो टेंड्स टू इम्पॉसिबल हो गया। ये तो हम सोच सकते हैं बट लिखने की कोशिश हम नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो गए। इतने कंपैरिजन का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, कंट्रोल ही नहीं होगा हमसे, कई गलतियां करेंगे इसमें लिखते लिखते हम। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक नीड आई, तो कुछ ऐसा दे दो जिसमें 100 वैल्यू एक ही जगह स्टोर हो जाए, 100 वेरिएबल ना बनाने पड़े, एक ही वेरिएबल में 100 वैल्यू आ जाए, एक ही वेरिएबल में 10,000 वैल्यू आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक हमने ऐसा कोई वेरिएबल नहीं पढ़ा है पाइथन में जो एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करे एक ही टाइम पर। एक ही टाइम पर, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ये मत कहना कि नहीं सर हमने तो पढ़ा है कि देखो A=10 फिर A=20। तो ये बताओ जब मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा ए के लिए तो क्या दोनों प्रिंट करेंगे 10 और 20, कौन सी आएगी, लेटेस्ट वाली। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक वेरिएबल में एट ए टाइम एक से ज्यादा वैल्यू आ जानी चाहिए, 100 200 300 400, सब रहे, कोई अपडेट ना हो किसी से। तो हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है। तो भाई हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और उसको बोलते हैं कंटेनर टाइप्स। तो पाइथन में एक टॉपिक है कंटेनर टाइप्स। कंटेनर टाइप्स हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की। जब भी आपको एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने होंगे, हमेशा आपको याद करना है कंटेनर टाइप्स को। अब ये एक नहीं है, कई सारे होते हैं, सबका अपना अपना एडवांटेज है। कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए ये हम तब डिसाइड कर पाते हैं जब हमने कंटेनर टाइप्स को पढ़ रखा है, अभी तो हमने जाना ही नहीं है। तो कंटेनर टाइप का मतलब समझने का एक तरीका, मान लीजिए एक स्टूडेंट मेरे पास आता है पाइथन पढ़ने के लिए, मैंने उसको एक टाइम दे दिया कि आप सुबह 8 बजे आ जाना, 8 से 9 आपको पढ़ा देंगे। फिर एक स्टूडेंट और आ गया तो सर मुझे ही पाइथन पढ़नी है,
तो हमने उसे 9 से 10 का टाइम दे दिया, तो सर आप ऐसे 24 बच्चे पढ़ा पाएंगे, उससे ज्यादा पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो मैंने क्या सोचा, पढ़नी सबको पाइथन ही है, एक काम करो एक बैच में आ जाओ सारे लोग। तो मैंने एक बैच बना दिया। अब मैं 1 घंटे में 100 बच्चे पढ़ा सकता हूँ, पहले 1 घंटे में एक ही पढ़ा रहा था। तो ये जो बैच है, इट इज लाइक कंटेनर, एक कंटेनर ही तो है। ये क्लासरूम एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने 100 वैल्यूज डाल दी है, 100 स्टूडेंट्स डाल दिए, सब एक साथ पढ़ रहे हैं। मैनेज करना आसान हो गया मुझे, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, है ना। तो अगर आप ये बोलेंगे नहीं सर बैच मत बनाइए, एक एक स्टूडेंट को पढ़ाइए, मतलब आप कंटेनर में 100 वैल्यू नहीं रखना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं एक वैल्यू एक बार में रखूंगा, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा प्रोग्राम के अंदर आपको। तो कंटेनर टाइप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल बंडल में मैनेज करने की, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं कंटेनर टाइप। ठीक है, तो कंटेनर टाइप की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, इट रिप्रेजेंट्स group of values as single unit या सिंगल बंडल। अब कंटेनर टाइप में अगर हम देखें, कोई क्वेश्चन ये पूछे कितनी, जैसे इस क्लास में कोई पूछे कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, हमने कहा जितनी चेयर पड़ी उतने तो आ ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते अनलिमिटेड, एक एरिया है, उस एरिया में जितनी चेयर आ सकती हैं उतने स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास के अंदर, है ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि जो कंटेनर टाइप है ये मल्टीपल वैल्यूज का ग्रुप बना लेते हैं, तो कितनी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 50, 60, 100, 200, 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 50,00,000, कितनी। इन्होंने कहा जितनी रैम है उतनी, कोई फिक्स साइज नहीं है, जितनी जगह है उतनी जगह। कहां पर है इस बार, रैम के अंदर। प्रोग्राम कहां चलेगा, रैम के अंदर चलेगा। तो कंटेनर का जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है, पहले से नहीं पता होता कि कंटेनर में कितनी वैल्यूज कंटेन हो रही है या हो सकती हैं। आपके लैपटॉप में कितनी रैम है, मेरे लैपटॉप में कितनी रैम है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा, हर मशीन पर यह आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं, डायनेमिक साइज का। इट इज डायनेमिक इन साइज। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ऐसा बैच बना लिया जिसमें पाइथन के स्टूडेंट भी हैं, जावा के भी हैं, सी के भी हैं। हमने कहा सर बना तो सकते हैं, लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं ऐसा बैच बनाकर, क्योंकि तीनों की कहानी अपनी अलग अलग चल रही होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो तीनों में होता है, तब तो तीनों पढ़ सकते हैं एक ही बैच में। लेकिन जब आप कोड लिखेंगे तो लिखने के लिए सिंटैक्स चाहिए होता है, सिंटैक्स सी में अलग होगा वही काम करने का, जावा में अलग होगा वही काम करने का, पाइथन में अलग होगा। तो जिस दिन आप सिंटैक्स पढ़ाएंगे क्लास में, उस दिन दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स के लिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि भाई लूप ये होता है, कंडीशन ये होती है इसलिए पढ़ी जाती है, तब तक सबको एक लगेगा। जैसे ही आपने इफ लगाया, कंडीशन लिखी, अब सिंटैक्स अलग, क्योंकि वहां पर इंडेंटेड ब्लॉक नहीं होता, वहां कर्ली ब्रेसेस चलती है ब्लॉक बनाने के लिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, यहाँ इंडेंटेड ब्लॉक चलता है। अब कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया कि कंटेनर में मल्टीपल वैल्यूज अब आएंगी, तो क्या जरूरी है सब एक जैसी हो। मेरे पास 100 वैल्यूज हैं, 100 इंटीजर होने चाहिए, 100 फ्लोट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 50 इंटीजर है, 50 फ्लोट है, 50 स्ट्रिंग है, 50 बुलियन है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पाइथन ने कहा देखो हमारी तरफ से मना नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा तभी तक सही है जब तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो स्पेसिफिक ना हो। जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो स्पेसिफिक होता है, एरर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स सिंटैक्टिकली इनिशियली ये अलाउड है कि कंटेनर में जो वैल्यूज आएंगी वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, बट ये कभी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कंटेनर बनाने के बाद उस पर जो ऑपरेशन करेंगे उनमें आपकी एरर आनी शुरू हो सकती है। जरूरी नहीं आएंगी, हो सकती है। ठीक है, बट नेटिवली अगर कोई हमसे पूछता है तो आंसर इज यस, हमारे कंटेनर में
जो वैल्यूज का ग्रुप बनता है वो किसी भी टाइप की वैल्यू का बन सकता है। ऐसा नहीं है सारी इंटीजर होने चाहिए या सारे फ्लोट होने चाहिए। ठीक है, अब सोचो, एक इंटीजर फ्लोट को अगर मैं साइड में करके एक रियल लाइफ एग्जांपल को कंसीडर करूंगा तो आप खुद ही मना कर दोगे नहीं सर ऐसा मत करो। एक मैंने कंटेनर बनाया, उसमें 100 एम्प्लॉय की सैलरीज रख दी। अब उसी में मैं 100 एम्प्लॉय के नेम रख दूं, फिर मैं आपसे पूछूं बताओ 200 वैल्यू हो गई, बताओ छोटी कौन सी बड़ी कौन सी है। अब सेंस नहीं आ रहा है सर। सर एक तरफ 100 नाम है, एक तरफ 100 सैलरीज है, कैसे आपस में ये कंपेयर हो सकती हैं। अगर हम पाइथन के कंटेनर से कहेंगे वो बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचो ये बात तो कि ये सही होगा करना या नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो नेटिवली इनके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, इट में स्टोर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप, बट इट इज नॉट सजेस्टेड। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सर कितने होते हैं ये, और इनके आ जाने से हमें कहाँ फायदा होने वाला है। वी में इजीली इंप्लीमेंट सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड अदर ऑपरेशन। तो सर्चिंग, सॉर्टिंग या अदर ऑपरेशंस, मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना, ये बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब बताइए कंटेनर टाइप्स कितने होते हैं, तो पाइथन का बहुत होते हैं। उनमें से जो ज्यादा यूज होते हैं वो पहले हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ हो सकता है उनके नाम आपने पहले सुन रखे होंगे, लेकिन माइट भी ये ना पता हो कि अच्छा ये इसके अंदर आते हैं, है ना। तो ये एटलीस्ट 5 आपको जरूर आने चाहिए, बट एटसेट्रा का मतलब है और भी हैं अभी, कई सारे हैं, है ना, बट ये 5 सबको आने चाहिए। बाकी जो एटसेट्रा वाले हैं वो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स है उनका एटसेट्रा अलग होगा, जिनका कोर्स जेंगो है उनका एटसेट्रा अलग होगा। बट जो अभी मैंने 5 लिख दिए हैं, आप पाइथन कहीं भी पढ़ोगे तो इन पांचों को आपको पढ़ना ही होता है। तो जैस जो जहां जाएगा और कंटेनर टाइप्स जरूर पड़ेगा। चलिए, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट को पढ़ते समय दो चीजें ब्रेन के अंदर रखनी है। पहली, लिस्ट का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरी चीज, एक एग्जाम्पल साथ में लेकर चलेंगे। तो मैंने अभी एग्जाम्पल जो आपको बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी, इसके थ्रू हमें चीजें थोड़ी जल्दी और आसानी से समझ में आती रहेंगी। लेकिन जिस इंसान ने लिस्ट बनाई होगी पाइथन बनाते समय, जरूरी है कि उस इंसान के दिमाग में यही एग्जाम्पल आया होगा? क्या वो इसी पर्पज के लिए लिस्ट बनाएगा? बस इस तरह के हजारों पर्पज हो सकते हैं। तो जब आप लिस्ट को पढ़ेंगे तो मैंने बोला जनरल वे में पढ़ना है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करनी है। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं।
एक एग्जाम्पल कंसीडर करने से हमारे ब्रेन को जल्दी समझ में आ जाता है, जनरल बातें थोड़ी दिमाग को देर में समझ में आती हैं, है ना। तो अब लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई मेरे अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। अब हम अपने वाले एग्जाम्पल में देखें तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हमारे वाले एग्जाम्पल में फिट हो गया। एक एग्जाम्पल और सोच लो, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो क्या दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसने ये कहा कि मेरे अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, ये नहीं कहा कि आनी ही पड़ेंगी, नहीं होगी तो एरर दे दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो भी अलाउड है। ठीक है, तो लिस्ट ने कहा डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती है। अब प्रोग्रामर के मन में एक क्वेश्चन और आया कि अगर मैं कंटेनर में 100 वैल्यू रख दूंगा और मुझे किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना होगा, बाकी 99 में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कैसे करूंगा? तो वही तरीका जो स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर रहे थे कि अगर एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं तो उन करेक्टर्स में से कोई स्पेसिफिक करेक्टर अगर मुझे चाहिए तो स्ट्रिंग से कैसे मांगा जाता है? इंडेक्स पे जाता है। तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं सबके दो इंडेक्स होते थे, एक था पॉजिटिव इंडेक्स और एक होता था नेगेटिव इंडेक्स। ऐसे ही हमारे जो लिस्ट कंटेनर है, लिस्ट कंटेनर में अगर आपने बहुत सारी वैल्यूज को रख दिया तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो लिस्ट के अंदर भी इंडेक्स होता है, दोनों तरह के इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। तो हर वैल्यू जो लिस्ट में आएगी उसको दो इंडेक्स मिल गए होंगे। अब आप उस इंडेक्स पे जाकर पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सपोर्ट इंडेक्सिंग। कोई भी टॉपिक पाइथन में अगर इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है तो स्लाइसिंग को भी सपोर्ट करता है। दैट मीन्स अगर आपने लिस्ट में 100 वैल्यूज रख दी, अब आप इसके अंदर से एक और लिस्ट निकालना चाहते हैं जिसमें से 50 वैल्यू आए तो स्लाइस करके निकाल सकते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग को स्लाइस करके निकाल रहे थे। तो सेम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ भी चलता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर मान लीजिए एक लिस्ट में जब मैंने बनाई प्रोग्राम की लाइन नंबर 1 पे, मैंने उसमें उस समय 100 वैल्यूज रख दी, प्रोग्राम 10 12 15 लाइन चला। फिर आगे प्रोग्राम में मुझे लगा कि और वैल्यूज ऐड करनी चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार मैंने लिस्ट में जितनी वैल्यूज रख दी हैं, अब वही प्रोग्राम चल रहा है आगे तो वो कह रहा है और वैल्यूज रख सकते हो, क्या अलाउड है? आंसर इज यस। आप वैल्यू को लिस्ट में से निकाल भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना चाहो तो ऐड भी कर सकते हैं। अपने वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज क्या फिक्स होते हैं? सर आते जाते रहते हैं, तो उनकी सैलरी भी तो हमें प्लस माइनस करनी होगी, हमें बिल्कुल करनी होगी। तो हमारा वाला जो लिस्ट है उसमें आप ऐसा नहीं है एक बार जो वैल्यूज रख दी परमानेंट हो गई अब वही रहेंगे, नहीं, आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उनको बदल सकते हैं, नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, पुरानी वैल्यू को हटा सकते हैं, किसी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, सब कुछ अलाउड है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? इट इज म्यूटेबल या मॉडिफाइएबल। ये हमारा मॉडिफाइबल है या म्यूटेबल है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है कि अगर हमने लिस्ट के अंदर 100 वैल्यूज रख दी और जब मैं पूरी लिस्ट प्रिंट कराऊंगा तो किस ऑर्डर में वो 100 वैल्यूज प्रिंट होंगी? अपने आप से असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में? हमने कहा नहीं, फिर जिस ऑर्डर में रखी थी उसी ऑर्डर में आएंगी। तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर मेंटेन करना। लिस्ट वैल्यूज का ऑर्डर मेंटेन करती है। दैट मीन्स जिस ऑर्डर में आपने स्टोर करी हैं
उसी क्रम में जब आप लिस्ट को प्रिंट कराते हैं पूरी, उसी क्रम में आपको वैल्यू दिखेंगे। ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा छोटे से बड़ा वाला, ना डिसेंडिंग होगा बड़े से छोटा वाला, आपका जो था वही रहेगा। ठीक है, इट मेंटेन्स ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। अगला पॉइंट, इट इज इटरेबल। इटरेबल का मतलब है जब भी पाइथन में कोई चीज ये कही जाए कि ये इटरेबल है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आप उसको फॉर लूप में, व्हाइल में नहीं, फॉर लूप में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ब्रेन के अंदर इमेजिन करें सिंटैक्स, फॉर आई इन रेंज एक चलता ही है, तो रेंज से सीक्वेंस बनती थी और उस सीक्वेंस में लूप चलता था। रेंज से पहले मैंने पढ़ाया था फॉर आई इन स्ट्रिंग को, इसी तरह से फॉर आई इन लिस्ट भी लिख सकते हैं। लिस्ट इटरेबल है, डायरेक्ट फॉर लूप में इसको लिखा जा सकता है। जितने भी कंटेनर हैं सारे के सारे इटरेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब सर ये तो कहानी हो गई, अब इस कहानी का कोड कैसे बनेगा? क्योंकि कहानी सुनने से समझ में आता है, लेकिन कोड लिखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो समझ में आता है वो चला जाता है। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो समझ में आया है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, चला वो भी जाता है। ध्यान से समझिए इन बातों को, ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है। ये ना मैं हूं ना आप हैं, ये ह्यूमन ब्रेन है। जो समझा जाता है वो एक बार एक दिन चला जाता है, दिमाग से चला जाता है। बताओ न्यूटन का सेकंड नियम क्या है? बताओ बर्नौली थ्योरम क्या होती थी? पढ़े सब थे आपने, मैं कहूँ रटे नहीं थे, समझे थे आपने। आज कोई याद नहीं है, समझा वही भूल गए हो आप। नर्सरी से लेकर आज तक आपने जितना पढ़ा था उसमें से जो आपने सबसे अच्छा समझा था वही भूल गए आप। समझ रहे हो? इसका मतलब पाइथन 6 महीने के बाद, इसमें देखो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि इंसान का दिमाग काम कैसे करता है। आपको वो याद है जो आप डेली करते रहते हो, ना कि वो जो कभी आपने पास में कभी करा था। ठीक है, तो पाइथन तब तक पढ़ते रहो जब तक नौकरी ना मिल जाए। जिस दिन नौकरी मिल जाए अब चलिए चलिए दिमाग से क्या करना, पर्पस का पूरा हो गया, है ना। चलिए, तो कॉन्सेप्ट समझने से हमें समझ में आता है, लेकिन वो चला भी जाता है। जब उसको हम कोड में लिख लेते हैं तो जो समझ में आया है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, जाना वो भी है। ठीक है, बराबर। यहाँ पर लिखते हैं अब सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होगा? लिस्ट बनाने का। तो लिस्ट बनाने का पहला सिंटैक्स, यानी कई सिंटैक्स हैं इसके। पहला सिंटैक्स है, जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज करके बनाते हैं। सर स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर तो जाना पहचाना लग रहा है, अभी कल ही पढ़ाया आपने, शायद लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इंडेक्स करने के लिए, स्लाइस करने के लिए, इंडेक्स या स्लाइस करने के लिए। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के पाइथन में अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है 3 उसके मीनिंग है, आगे जाके ये मीनिंग बढ़ जाएंगे। अभी तक 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि आप इसको इंडेक्सिंग में यूज कर सकते हैं, आप इसे स्लाइसिंग में यूज कर सकते हैं। और आज आपने बताया कि सर ये लिस्ट भी है, सर हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, कभी ये इंडेक्स है, कभी ये स्लाइस है, कभी ये लिस्ट है। तो तीनों का अलग अलग मीनिंग है। जब आप इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगाते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं? इंडेक्स। जब आप इसे स्लाइसिंग के लिए यूज करेंगे तो भी एक प्रीफिक्स आएगा, और यहाँ पर आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप लिखने होते हैं। लेकिन जब आप इसे लिस्ट के लिए यूज करते हैं तो प्रीफिक्स नहीं आता है। फिर सुनेंगे, जब आप इसको लिस्ट बना रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बिफोर कोई प्रीफिक्स नहीं आता है। प्रीफिक्स में 2 चीजें होती हैं, वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन, दोनों चीजें इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, दूसरा, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा मैं काम करता हूँ सीधा कोड बनाता हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, तो क्या बन गई हमारी लिस्ट।
तो सर इसमें लिस्ट में वैल्यू कहाँ है? हमने कहा आपने कोई रखी नहीं। अगर आप रखते तो कैसे, वैल्यू पहली वाली कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू कॉमा, कितनी कितनी की कितनी मन कर, तो यहाँ कॉमा है, कॉलम नहीं है, कॉमा लगेगा। और सर ये जो लिस्ट बनी है जिसमें आपने कुछ वैल्यूज रखी हैं, अगर आगे के प्रोग्राम में इस लिस्ट का यूज करना पड़ा तो ये तो आप बताओ, आपको मैंने क्या कुछ ऐसा पढ़ाया अभी तक कि अगर एक ही प्रोग्राम में कोई चीज है जो कई बार यूज करनी है तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उस चीज को एक वेरिएबल में रखना चाहिए। तो जितने भी कंटेनर हैं इनको वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस लिस्ट कंटेनर की वैल्यू को उठाकर एक वेरिएबल में डाल दीजिए, आगे के प्रोग्राम में एक बार करो, दो बार करो, कितनी बार भी यूज करो। ठीक है, तो वेरिएबल तो एक माध्यम है, जरिया है उस जगह पहुंचने का जो उसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हो गए लिस्ट बनाने का। एक तीसरा सिंटैक्स और है, पाइथन में लिस्ट नाम का एक फंक्शन होता है। लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, उसके बाद एटसेट्रा और भी। ठीक है, अब सर वर्किंग कोड दिखाइए। तो मैंने एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें लिस्ट हम स्टोर कर रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि जो एक्स है उसमें लिस्ट है? हमने कहा टाइप चेक कर लीजिए, टाइप से पता चल जाएगा कि एक्स किसको रेफर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो एक्स किसको रेफर कर रहा है, इंटीजर। अगर मैं ऐसे कर दूं तो एक्स फ्लोट को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो देखते हैं, तो समझ में आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट जब आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर तो वो एक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सर हम ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके पास इनिशियली कुछ हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूं तो करा लेते, डुप्लीकेट रखकर, हमने कहा डुप्लीकेट रख लो, कोई चैलेंज नहीं। 10 20 30 10 20, अब ध्यान से देखो ऑर्डर क्या है आपका, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज रखी थी उसी ऑर्डर में आई है। ऐसा नहीं अपने आप से सेंडिंग डिसेंडिंग हो गई। ठीक है, ऑर्डर आपका सेम। इंडेक्सिंग यूज होती है सर ये बताना, हमने कहा चलो अगर मैं आपसे कहूं मुझे इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स की वैल्यू यूज करनी है तो क्या सिंटैक्स होगा इस बार, इंडेक्स ऑपरेटर को स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर और यहाँ पर इंडेक्स, इसके पहले क्या लगाते हैं, एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लगाना चाहिए, अभी तक हम क्या लगाते आ रहे थे, स्ट्रिंग वेरिएबल। हमने स्ट्रिंग पे नहीं जाना है, कहाँ जाना है, लिस्ट के अंदर जाना है। तो प्रीफिक्स में क्या होगा, वो कंटेनर जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक्स। इसका मतलब हो गया एक्स लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमें चाहिए। सर इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी होता है, हमने कहा तो फिर एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं -1 पे कौन है, हमने कहा। अब आपने एक बात बताई थी, लिस्ट इटरेबल है। देखो फॉर आई इन एक्स, लूप कितनी बार चलेगा, लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए। लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं उतनी बार लूप चलेगा, हर बार वो एलिमेंट आई में आता जाएगा। अब आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है, लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट इटरेबल होती है। ठीक है, लिस्ट में किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है, फ्लोट भी आ गई, स्ट्रिंग भी आ गई। जितने पॉइंट रिगार्डिंग लिस्ट बताए थे सारे पॉइंट मैंने इसमें करके आपको दिखा दिए। अब सर वो नहीं दिखाया जिसके लिए लिस्ट बनाई थी। हमने कहा ठीक है एक प्रोग्राम वो बनाते हैं जिसके लिए हमने लिस्ट बनाई थी। क्या चाह रहे थे आप, हम चाह रहे थे कुछ एम्प्लॉयज की सैलरीज रखी हुई हैं, ये 5,000 है, ये मान लीजिए किसी की 2,000 है, और ये तीसरा एम्प्लॉय इसकी सैलरी मान लीजिए 6,000। क्या पता करना चाहते हो, हम ये पता करना चाहते हैं कि इनमें सबसे छोटी सैलरी कौन सी है, किसकी है, उसकी डिटेल अभी हमें नहीं चाहिए, बस ये बता दो छोटी सैलरी है क्या। 2,000 आंखों से दिख रहा है लेकिन कोड से हमें पता करना है। तो
इफ एल्स लगाने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन तीनों को उठाकर एक लिस्ट में डाल दें, लेट अस सपोज एक्स नाम की मैंने एक लिस्ट बना दी, उसमें इन तीनों वेरिएबल को डाल दिया। सर ऐसा कर सकते हैं? हमने कहा हाँ, जरूरी नहीं है कि लिस्ट बनाते समय आपको हार्ड कोड वैल्यू लिखनी है। अगर वैल्यूज किसी वेरिएबल में रखी हुई है तो वेरिएबल भी आप लगा सकते हो, मिक्स कर सकते हो। आपने एक और लिख दिया मान लो, तो अब इस एक्स नाम की लिस्ट में 4 वैल्यूज आ गई, एक डायरेक्ट वैल्यू है और 3 वेरिएबल के थ्रू है, उसका फर्क नहीं पड़ता, 4 वैल्यू मानी जाएंगी। अब पाइथन के अंदर कुछ फंक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, एक का नाम है मिन। मिन फंक्शन कह रहा है आप मुझे लिस्ट दो, मैं अपने अंदर से इफ एल्स लगाकर उस लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि सबसे छोटा कौन था। लेकिन मुझे कंटेनर चाहिए, मुझे 4 वेरिएबल मत दे देना ऐसे करके कि S1, S2, S3, इन चारों को इकट्ठा करके पहले किसी एक कंटेनर में रख लो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो सेट हो, वो आप कोई सा दे देना, लेकिन कंटेनर ही चाहिए। तो मेन फंक्शन के लिए कंटेनर ही चाहिए, एक एक वेरिएबल पर वो काम नहीं करता। इतना गई 2000। सर अगर मैक्सिमम निकालनी है तो इसी तरह से जैसे मेन फंक्शन है, इसी तरह से कौन सा फंक्शन है हमारा, मैक्स, मैक्सिमम ऑफ एक्स। अगर आपसे कहा जाए कि सर बता सकते हो कि अभी लिस्ट में टोटल कितनी वैल्यूज रखी हुई हैं, हमने कहा लेन, लेन फंक्शन है, लेन ऑफ एक्स। सर ये बता सकते हो लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं सबका जोड़ कितना है, जिससे कि ये पता चलेगा कि टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है सैलरीज के ऊपर। हमने कहा बता सकते हैं। कैसे बताओगे? सम नाम का एक रेडीमेड फंक्शन है, आपको कोई जोड़ने की जरूरत नहीं, प्लस लगा। सम नाम का रेडीमेड फंक्शन कह रहा है मुझे अलग अलग वेरिएबल मत देना, उन वेरिएबल को उठा के कंटेनर में रखना, कंटेनर मुझे देना, अब मैं अपने अंदर लूप लगा कर प्लस करता रहूंगा। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यू को जोड़ दो मैन्युअली, पहले कितनी होंगी, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 4 17,000 हो गई। अगर मुझे ये पता करना है कि ऑन एन एवरेज इस लिस्ट की वैल्यू क्या है, या एग्जाम्पल में ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, तो अब मैं यहाँ पर कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं है। अगर फिर भी मुझे ये काम करना हो तो बताओ कैसे कर सकते हैं? सम निकालो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, लाइन से डिवाइड कर दो, एवरेज सैलरी आ गई एक एम्प्लॉय की। इन चारों की एवरेज सैलरी 4250 है। अभी लिस्ट में क्या है, हर वैल्यू आपको उतनी बार लिखनी होगी जितनी बार आप उसे बताना चाहते हैं, नो मैटर वो सेम है या अलग है। लेकिन जो आप चाह रहे हैं वो एक दूसरा कंसेप्ट हो गया, जो किसी और टॉपिक की हेल्प से कर लिया जाएगा, बट लिस्ट में अभी वो टॉपिक हमारा नहीं है। तो अगर आप 10 वैल्यू रखेंगे और आप चाहते हैं 10 की 10 सेम है, तो 10 बार फिर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। अब सर आपने एक चीज मना करी थी कि लिस्ट में अलग अलग टाइप की वैल्यू मत रखना, जबकि हम रख सकते हैं, हमने देख लिया। इससे पहले प्रोग्राम में स्ट्रिंग भी था, फ्लोट भी था, इंटीजर भी था, लेकिन अब हमसे मना क्यों किया जा रहा है वो आप देखना। मैंने यहाँ पे कर दिया हाई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने ऐसा करा था। अब देखो मेन फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर से लूप लगाकर हर वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू से कंपेयर करता है। तो इंटीजर इंटीजर से कंपेयर हो सकता है, इंटीजर फ्लोट से कंपेयर हो जाएगा, लेकिन इंटीजर या फ्लोट स्ट्रिंग से कंपेयर नहीं होते। तो देखो इस बार मिन फंक्शन में ही एरर आ जाएगी, आगे का प्रोग्राम चलेगा नहीं, मिन ही मना कर देगा कि अब ये होगा ही नहीं। लेस देन ऑपरेटर यानी कि इंटरनली मिन फंक्शन कंपैरिजन कर रहा है लेस देन लगाकर, नॉट सपोर्टेड। किस किस के बीच में सपोर्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग के और इंटीजर। मतलब इस वैल्यू का इससे कंपैरिजन हो गया, इसका इससे हो गई, ये भी हो गया, लेकिन जब S1 का कंपैरिजन इससे हुआ होगा तो क्या बन गई एरर। ये लिस्ट सही है, अगर आप मुझसे कहोगे कि सर हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे
तो लिस्ट में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऑपरेशन ऐसा करेंगे जो नहीं हो पाएगा तो एरर आ जाएगी। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि सर कोई ऑपरेशन नहीं होगा, बहुत से हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं वो ऑपरेशन जिनमें कंपैरिजन होगा हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, वो फेल हो जाएंगे सारे के सारे। तो सॉर्टिंग करने में, मिनिमम निकालने में, मैक्सिमम निकालने में, एवरेज निकालने में ये सब होता है। इसलिए क्या आ जाएगी हमारी एरर आ जाएगी। तो अगर आपने 100 एम्प्लॉय की सैलरी के साथ उसी लिस्ट में उन 100 के नाम रख दिए, बेकार हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब आपका कुछ नहीं कर पाएंगे उससे। अब आपको दो लिस्ट बनानी चाहिए, एक लिस्ट में सबके नाम और एक लिस्ट में सबकी सैलरी। अब आपका सही है, आप सब एम्प्लॉय के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट से, पहली लिस्ट से सारे एम्प्लॉय की सैलरी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। मीनिंगफुल बात है, ठीक है। चलिए अब सर सॉर्टिंग करके दिखाइए। अभी सॉर्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन है। सॉर्टेड फंक्शन कह रहा लाओ मुझे लिस्ट दे दो, मैं उस लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक नई लिस्ट में वापस करूंगा। एग्जिस्टिंग लिस्ट सॉर्ट नहीं होगी। सॉर्टेड फंक्शन हमसे लिस्ट मांगेगा, जो लिस्ट हम इसे देते हैं उस लिस्ट से एक नई लिस्ट क्रिएट करता है और उस नई लिस्ट में एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में आ जाएंगे। और वो मैंने यहाँ पर अपने प्रिंट करा दिया। देखो छोटे से बड़े में आ गए 2000, 4000, 5000, 6000। सर अगर कोई वैल्यू सेम होती तो लगातार आ जाएगी 5000, 5000। सर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। मान लो हजारों एम्प्लॉइज हैं, तो कंपनी का मालिक पहले वो देखना चाहेगा जो ज्यादा सैलरी लेते हैं, तो कहां तक ढूंढेगा उनको, लास्ट में स्क्रॉलिंग करके कहां तक जाएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले ना ज्यादा सैलरी वाले दिखाओ, फिर कम वाले, फिर सबसे कम वाले, ठीक है। तो अब सॉर्टिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम सॉर्टेड फंक्शन से ये कहेंगे, सॉर्टेड फंक्शन आपने असेंडिंग ऑर्डर में जो लिस्ट बनाई है इंटरनली उसको रिवर्स कर दो, कॉमा रिवर्स इक्वल टू। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करता है। डिसेंडिंग में एक इल्यूजन है। डिसेंडिंग में वो क्या करेगा, वो आपकी असेंडिंग वाली आउटपुट को रिवर्स कर देगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में स्प्रिंग का रिवर्स स्लाइसिंग पढ़ा था, इंटरनली ये लाइन वही कर देगी। हम भी कर सकते थे खुद से। तो हाईएस्ट सैलरी से, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू लिस्ट की अरेंज हमारी हो जाएगी। लेकिन अगेन जितनी बार आप सॉर्टेड फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है, क्योंकि अगर मैं ये सब करने के बाद एक्स को प्रिंट करा दूं तो एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसा था जिस ऑर्डर में था वैसा ही है। को एक्स वही है 5 2 6 4 5। तो सॉर्टेड फंक्शन हमेशा एक नई लिस्ट हमें वापस करता है, ठीक है। अब जिन्होंने कभी सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है उनके लिए बस एक लाइन है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इग्नोर कर सकते हैं इस लाइन के लिए, ठीक है। इंटरनली ये हमारा क्विक सॉर्ट का यूज करता है इस काम को करने के लिए। तो सॉर्टिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को हम बोलते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो सी में कई सारी एल्गोरिथम्स होती थी सॉर्टिंग करने की, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो ये जो पाइथन का सॉर्टेड फंक्शन है ये इंटरनली क्विक सॉर्ट जो एल्गोरिथम होती है उस तरीके से हमारे लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करता है, ठीक है। हमारे लिए इन बातों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर देखकर, ठीक है। हाँ बोलिए। मिनिमम वैल्यू 2000 है, 3 बार आई है, तो अभी भी मिनिमम तो 2000 ही रहेगी, ठीक है। मिनिमम अभी भी क्या है हमारी 2000, तो आएगी वो एक ही बार। भले मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी मेरी लिस्ट में है वो कई बार आती है, लेकिन जब आप मेन या मैक्स फंक्शन से पूछेंगे तो एक ही बार बताएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जब हम और आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हमें नीड किस चीज की होगी कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी मिनिमम है सबका डेटा लेकर आ जाओ। अभी यहाँ पर वो नहीं हुआ, अभी यहाँ पर सिर्फ उसने बता दिया मिनिमम वैल्यू ये है। अभी जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, आप चाहते थे मिनिमम सैलरी लेने वाले जितने एम्प्लॉइज हैं सबका डेटा आ जाए। तो अभी हम पूरा डेटा लेके भी नहीं चल रहे हैं, अभी तो सिर्फ हम क्या लेके चल रहे हैं, सैलरीज। अभी हमें ये भी नहीं पता वो कौन एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 2000 है, हमें उसका नाम, उसकी आईडी, उसका डिपार्टमेंट कुछ नहीं दिया गया था। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया समझने के लिए कि हाँ भाई लिस्ट कैसे काम हमारी करती है। ठीक है, चलिए। अब लिस्ट के साथ आपने एक बात और बताई थी कि लिस्ट ना बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट में आपने पहले लाइन पर जो लिखा और प्रोग्राम की आखिरी लाइन तक लिस्ट वही यूज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट बनाई, कुछ वैल्यू डालनी है यहाँ पर। अब मुझे आगे के प्रोग्राम में लाइन नंबर 3 पर क्या करना है, जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है 10, इसको बदलकर मुझे 100 करना है। तो क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज यस। इसी को बोलते हैं लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट इज मॉडिफाइएबल। कैसे करेंगे सीखना पड़ेगा। इंडेक्स पर जाइए, एक्स इंडेक्स ऑपरेटर, जीरो इंडेक्स पर असाइन कर दीजिए अपनी नई वैल्यू। तो ये सिंटैक्स क्या करेगा, इस लिस्ट के जीरो इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा आपकी बताई गई वैल्यू से। अब आगे के प्रोग्राम में लिस्ट में जीरो इंडेक्स पर 100 आ गया। सर मुझे किसी वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे लिस्ट में किसी वैल्यू को ऐड करना है। अभी 3 वैल्यू के साथ लिस्ट चल रही है, मुझे आगे और एम्प्लॉय हायर हो गए होंगे, मुझे उनकी सैलरी भी ऐड करनी है। तो ऐसा करने के लिए अब जैसे स्प्रिंग के मेथड थे लोअर अपर स्टार्ट विद एंड्स विद, उसी तरह से लिस्ट के अपने मेथड होते हैं। तो लिस्ट के मेथड का यूज करके हम इस काम को करेंगे। तो अब लिस्ट का एक मेथड है अपेंड। तो आप बताइए अपेंड मेथड को अगर मैं सिंटैक्स के साथ लिखना चाहता हूं तो अपेंड मेथड को कॉल करने का सिंटैक्स क्या रहेगा, एक्स डॉट अपेंड। मेथड जिस टाइप के लिए होता है उस टाइप के बैरल पर डॉट लगा के कॉल किया जाता है। जैसे अपर मेथड था स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग बैरल पर डॉट लगा के कॉल किया गया। इसी तरह से अपेंड मेथड है लिस्ट का। तो ऐसा नहीं कर देना है कि सर मेरे पास एक स्प्रिंग है और आपने हमें सिखाया था कि इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो एस डॉट अपर, इसी तरह से एस डॉट अपेंड। अरे नहीं, क्योंकि अपेंड है लिस्ट का तो लिस्ट टाइप के बैरल पर डॉट लगा के चलेगा। अपर है स्ट्रिंग का तो स्ट्रिंग के बैरल पे डॉट लगाकर चलेगा। ध्यान रखना पड़ेगा, हमने कहा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना मतलब याद करने वाली बात होगी सर, ये तो हमने कहा नहीं, प्रैक्टिस इतनी कर लो याद हो जाए। एक तरीका है पहले याद करो फिर प्रैक्टिस कर लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा याद करना, कितना है। दूसरा तरीका प्रैक्टिस इतनी कर लो अपने आप याद होगा, यही तरीका सही है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हो। वरना पहले वाले तरीके के बारे में सोचोगे प्रेशर पड़ता रहेगा दिमाग के ऊपर कि कितना याद करने के लिए। प्रैक्टिस करते जाओ याद होता चला जाएगा। ठीक है, बहरहाल अपने पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने एक्स लिखा, एक्स डॉट अपेंड। और अपेंड में इस बार मुझे बताना पड़ेगा वो वैल्यू जो मैं लिस्ट में अपेंड करना चाहता हूँ। लेट अस सपोज 5। तो सर 5 को अपेंड आप करेंगे तो ये नहीं बताएंगे कहाँ पर, शुरू में, बीच में, लास्ट में, किधर। तो अपेंड कहता है मुझे पता है लास्ट में। तो अपेंड ऑटोमेटिकली लास्ट में आपकी बताई गई वैल्यू को ऐड करता है। क्या ऐसा एग्जिस्टिंग लिस्ट में कर देगा या एक नई लिस्ट बना कर देगा? हमने कहा नहीं, एग्जिस्टिंग में ही कर देगा। कोई नई लिस्ट नहीं क्रिएट होती, उसी के आगे एक नया एलिमेंट ऐड हमारा हो जाएगा। देखते हैं। अब सर हमें एक नया एलिमेंट ऐड तो करना है लेकिन लास्ट में नहीं करना है, हम चाहते हैं शुरू पे हो जाए, सबसे पहले हो जाए। तो उसके लिए फिर दूसरा मेथड जिसका नाम है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड कह रहा है मुझे दो चीज बताना, पहला बताना इंडेक्स और दूसरी बताना वैल्यू। तो हमने कहा इंडेक्स तो है 0, वैल्यू
मान लो कर दी मैंने यहाँ पर 7 इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ वैल्यू। अब सर ये बताइए, अगर इसने अपना काम कर दिया तो एग्जिस्टिंग लिस्ट में करेगा या नई बना कर देगा? हमने कहा एग्जिस्टिंग में करेगा। तो जीरो इंडेक्स पर अभी 100 आ चुका था, उसका क्या होगा? क्या वो रिप्लेस हो जाएगा? हमने कहा नहीं, रिप्लेस नहीं होगा, वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा। सर फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी हमारा 20 बैठा हुआ है, इसका क्या होगा? ये अपने राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो 30 कहाँ जाएगा? 30 फिर एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाएगा, वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जिस इंडेक्स पर आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, उस इंडेक्स से लेकर लिस्ट के आखिर तक जितने भी एलिमेंट हैं, सब एक एक करके क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अब जीरो इंडेक्स पर 7 आ गया। अब जो पहले जीरो पर था वो फर्स्ट पर आ गया, जो पहले फर्स्ट पर था वो सेकंड पर आ गया, थर्ड पर आ गया, फोर्थ पर आ गया। ये तो सर वो बात हो गई, इस क्लास में सारी चेयर भरी हुई हैं, लास्ट की एक चेयर खाली है। एक नया बंदा आया, बोला सबसे आगे वाली चेयर में बैठूंगा। अब जो पहले बैठा था उसको मैंने इधर शिफ्ट करा, उसने इधर, तब जाके पूरी क्लास शिफ्ट हुई। तो सर बहुत टाइम लग जाएगा उसको कुर्सी बैठने में। हमने कहा, और अगर वो सीधा पीछे चला जाता और लास्ट उसमें जाके बैठ जाता तो बहुत कम टाइम लगता। और हमारी कहानी अपेंड और इंसर्ट में अभी कभी आपको अगर चूज करना पड़े अपेंड, क्योंकि अपेंड का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लास्ट में जाएगा एलिमेंट को रखकर आ जाएगा। लेकिन जो इंसर्ट है, जिस पोजीशन पर वो एलिमेंट इंसर्ट करेगा उसके पहले वालों को टच नहीं करेगा, उसके लास्ट वाले जितने एलिमेंट हैं सबको शिफ्ट करता चला जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। अगर आपका काम बिना इंसर्ट के हो जाता है तो बिना इंसर्ट के अपेंड ही चलाएं। और अगर काम ही नहीं हो रहा है कि नहीं सर, हमें तो क्लाइंट ने कहा है, हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमें बीच में ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, अब एफिशिएंसी सेकंड नंबर पर आएगी। क्योंकि अब जब काम जिसके लिए आप बना रहे थे सॉफ्टवेयर, जब वही नहीं होगा तो एफिशिएंसी सेकंड नंबर पर होगी ना। तो इसलिए अब आपको इंसर्ट यूज कर लेना चाहिए। एफिशिएंसी पार्ट ऑफ कॉस्ट, कि भाई ये तो कॉस्ट का पार्ट हो गया हमारी, ये तो लगेगी लगेगी। ठीक है, चलिए आज इतना, बाकी कल मिलेंगे, कल लिस्ट पर आगे डिस्कशन। हाँ, लिस्ट को हम यूजर से इनपुट कर सकते हैं, कल मैं इसको सिखा दूँ। सॉर्टिंग बताइए।